हेलो यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। और मैं विवेक आज आपको अपने इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके 2023 के पेपर का एनालिसिस जो है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके पहले हमने 2024 के पेपर का एनालिसिस भी कर लिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देखें। आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो 2024 में आए थे और उसके पीछे भी 2023 के पेपर में भी आए थे। ठीक है, तो वहाँ से आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि 2023 के पेपर में क्या आया हुआ था। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार जो है मिलती रहें आपके एग्ज़ाम और सेमेस्टर से रिलेटेड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक्शन जो हमारा है उसका पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमारे, उसमें से जो सबसे पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक नहीं है। तो मैंने पहले से बता रखा है आपको, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं, है ना। बहुलक, मध्यमान, मध्यांक, है ना, मीन, मीडियन, मॉड। तो यहाँ पर इन तीनों के अलावा मापक नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रसार। प्रसार जो है वो हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये तो किसकी माप है, तो विचलनशीलता की माप है ना, विचलनशीलता की माप है ये। ठीक है, इसलिए यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो मुख्य अगर कह रहा है तो जैसे ही मुख्य सिद्धांत कहेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 सिद्धांतों का थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन किया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव याद रखिएगा, है ना। तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा जो है आपका प्रभाव का नियम। 3 नियम जो उन्होंने 3 मुख्य नियम जो है प्रतिपादित किए थे। इसके अलावा 5 गौड़ नियम भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए, तो ये 3 मुख्य नियम हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की कितनी संख्या होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर सीटेट, यूपी टेट इत्यादि जैसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। और यहाँ भी देखिए डीएलएड के सेमेस्टर में भी, एग्ज़ाम में भी पूछा है। तो पहला आप ये याद रखिए कि सबसे पहली बात कि नवजात शिशु की बात कर रहा है, यानी बालक जिस दिन पैदा हो रहा है तो उस दिन जो है उसके शरीर में कुल 270 हड्डियां होती हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शैशवावस्था में जो हड्डियां होती हैं, शैशव अवस्था में हड्डियां होती हैं 270। ठीक है, लेकिन जब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में चला जाता है ना, तो वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए, बाल्यावस्था में हड्डियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, और कितनी हो जाती हैं, 350। ठीक है ना, तो शैशवावस्था में 270 हड्डियाँ, बाल्यावस्था में 350 हड्डियाँ। और जब वह किशोर होने लगता है ना, किशोरावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, प्रारंभ में 270 हड्डियाँ होती हैं, बाल्यावस्था आते ही उस हड्डियों की संख्या और बढ़ जाती है, 350 पहुंच जाती है। और किशोरावस्था और आगे बढ़ने पर किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या घट जाती है, 206 तक आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगी। बाकी ऑप्शन जो है हमारा गलत है, 270 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्रियाप्रसूत अधिगम, क्रियाप्रसूत अनुबंधन के अधिगम का जो सिद्धांत है, अधिगम का क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, वो जो है बीएफ स्किनर ने दिया है। बाकी जो है यहाँ पर बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो क्रियाप्रसूत अनुबंधन जब भी नाम आएगा, क्रियाप्रसूत शब्द जब आएगा तो आप स्किनर को याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है
वो कह रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो आपराधिक प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक आपराधिक प्रवृत्ति का विकास जो है वो किशोरावस्था में होता है, क्योंकि ये संवेगों की अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था में अत्यधिक संवेग जो है विद्यार्थियों के अंदर आते हैं। वो संवेग कई प्रकार के होते हैं और उन्हीं संवेगों के वशीभूत होकर विद्यार्थी आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। किस प्रकार के व्यक्तित्व में किस प्रकार की कठिनाई यहाँ पर होती है? तो संज्ञान जो है मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क की क्षमताओं से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास में, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक बात जब भी आएगी तो आप बुद्धि, तर्क, चिंतन इत्यादि से इसको समझेंगे। ठीक है, तो संज्ञानात्मक क्षमताओं में यदि कमी है तो बालक के बौद्धिक विकास में जो है वो कमी हो जाती है। ठीक, बात करेंगे 7वें प्रश्न की। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यानी चेतना का केंद्रीकरण की बात की जा रही है। और अवधान यानी जो परिभाषा दी हुई है वो अवधान या अटेंशन की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है और पूछा है कि किसका ये कथन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डम्बिल का कथन है। डम्बिल का, किसका? डम्बिल का कथन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, तो डम्बिल ने ये बात कही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, जितनी बुद्धि विकसित होनी थी वो किशोरावस्था के अंत तक जाते जाते हो जाती है। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की आयु तक औसतन जो है वो चलती है। ठीक है, 12 से 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है आपका प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक, मोटिवेशन सबसे अधिक प्रेरित करता है। बालक की अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, सबसे प्रमुख स्रोत के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उद्दीपक दिया है, आवश्यकताएं दी हैं और रुचियाँ। तो बिल्कुल ये सभी जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बालक में अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला है उद्दीपक, आवश्यकताएं और व्यक्ति की रुचियाँ। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। आनुवंशिकता का वाहक होता है, कौन होता है? जीन। कौन होते हैं? जीन्स होते हैं ना, जो हमारे डीएनए के जो मौलिक इकाई है डीएनए है ना, वो डीएनए पर जो जीन्स पाए जाते हैं वही आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। माने एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। व्यक्तित्व के मापन की सबसे अच्छी विधि है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें तो सारी ही विधियां व्यक्तित्व के मापन की हैं। तो व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपीय और ये सभी, तो ये सभी के सभी जो हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां ही हैं और सबसे अच्छी विधियां हैं, इसलिए ये सभी यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो आपके बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है। ठीक है ना, बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है। और वो भी कौन सी? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ना। कैसा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये। ठीक है, याद रहेगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सृजनात्मक यानी क्रिएट करना, किसी चीज़ नवीन वस्तु को निर्मित करना, नवीन वस्तु या संप्रत्यय को निर्मित कर देना जो कि पहले नहीं थी। इसका मतलब यह है वो कल्पनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति पहले कल्पना करता है, उस कल्पना को साकार रूप देता है, वो सृजन कहलाता है। ठीक है,
तो शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग कल्पनाओं के लिए किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां उन्होंने बताई, तो वहाँ पर कुल उन्होंने जो है 4 स्थितियां जो हैं बताई हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप देखिए यहाँ पर 4 स्थितियां हैं। चारों की बात हमने इसके पिछले वाले वीडियो में की थी, फिर से नाम जान लीजिए। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था, है ना, संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है आपके 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के अनुसार दी गई हैं। ठीक है, तो पेपर काफ़ी इजी है, आप देखिए, है ना। इसके बाद जो है अगला सेक्शन अति लघु उत्तरीय का है। इसमें क्या पूछा गया? शिक्षक को बाल मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक शिक्षक विद्यार्थियों को, जो कि छोटे छोटे शिशु बालक होते हैं, उनको वो सिखाता है। ठीक है, और जब तक वो विद्यार्थियों की सभी गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं जानेगा, तब तक वह उनकी प्रवृत्ति के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार शिक्षण विधियों का, उचित शिक्षण विधियों का, उचित तरीकों का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद बात यहाँ पर है इसकी बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था जो है वो खेलों की अवस्था है ना। यह कौन सी अवस्था है? खेलों की अवस्था है। और इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान बालक जो है गंदगी सफाई से दूर रहते हैं, खेल कूद करते हैं, लौटते हैं, कूदते हैं, है कि नहीं। साथ ही साथ इस अवस्था में जो है समान लिंग के प्रति आकर्षण जो होता है, यानी कि छोटे छोटे बालकों में छोटे छोटे समान लिंग के प्रति समूह जो है बनने लगते हैं। बालक जो है गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हैं, है ना। तो 2 ही विशेषताएं यहाँ पर लिखनी थी। अब बात कर रहा है यहाँ पे बालक में विस्मृति को कम करने के उपाय बताइए। विस्मृति का मतलब होता है भूलना, है ना। और भूलेंगे कब? यानी आपने कुछ याद किया होगा तब ना भूला है आपने। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति किसी भी संप्रत्यय या विषय या किसी भी ज्ञान को स्मृति में धारण किया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा है, तो ये विस्मृति हो जाएगी। कम करने का उपाय क्या है? सबसे पहली चीज़, व्यक्ति के अंदर चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना, चिंता और तनाव न होना। ठीक है। दूसरी चीज़ कि व्यक्ति को शांत वातावरण जो है वो मिलना चाहिए अधिगम के दौरान। ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य जो है उसका अच्छा होना चाहिए, बालक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और जिस भी विधि से उसने कुछ सीखा है वह एक उपयुक्त विधि जो है होनी चाहिए, है ना। अच्छी विधियों के उपयोग से भी बालक जो है विस्मृति उसके अंदर कम होती है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही उपाय लिखना था। उसके बाद रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। ध्यान दीजिएगा, रुचि क्या है? रुचि, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, है ना। तो रुचि जो है वो बालक के अंदर किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय कर देना। जब कोई बालक किसी काम को करना चाहता है कि मुझे ये काम करना है, यही उसकी रुचि है। ठीक है। अर्थात किसी कार्य को करने की तत्परता जो है वो क्या है? उसकी रुचि है। ठीक। अब शैक्षिक महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व ये है कि जब भी आप कक्ष में किसी विषय को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी उस विषय के प्रति अगर रुचिपूर्ण है, जिज्ञासु है, रुचि उसके अंदर है, तो वह उस विषय को स्वयं जो है सीखना चाहेगा, क्योंकि रुचि किसी कार्य को करने के लिए, शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है अभिप्रेरणा। आपसे पूछ दे कि बताइए अभिप्रेरणा क्या है। रुचि तो किसी कार्य को शुरू करने की बात है, लेकिन जो अभिप्रेरणा होती है वह उस कार्य को निरंतर करते रहने के लिए आपको प्रेरित करती है। इसीलिए अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कहा गया है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ आती हैं, अभिप्रेरणा और अभिरुचि। ठीक है, दोनों चीज़ों में अंतर है। अभिरुचि जो है किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, और अभिप्रेरणा जो है वह भी किसी कार्य को करने की भावना है, लेकिन लगातार करते रहने के लिए, है ना, जो भाव हमारे मन में आता है वो अभिप्रेरणा कहलाता है। वो आंतरिक भाव जिससे हम किसी कार्य को निरंतर करने का प्रयास करते रहते हैं वो है अभिप्रेरणा। और वो भाव जिससे हम किसी कार्य को सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ करते हैं उसे हम अभिरुचि या इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं। अब फिर से पूछ रहा है अधिगम स्थानांतरण का संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है इसको भी मैंने बता रखा है। यदि हम किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो यह कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी स्थिति में प्रयोग करने की प्रक्रिया जो है अधिगम स्थानांतरण कहलाती है। जैसे आपने बाइक चलाना सीखकर साइकिल चलाना सीखकर उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके बाइक चलाना सीख लिया तो ये अधिगम स्थानांतरण हो गया। ठीक है, यदि आपने भाषा को सीखकर आपने कविताएं या कहानियां लिखना शुरू कर दिया तो वो भी अधिगम का स्थानांतरण हो गया। यदि आपने गणित पढ़ के फिजिक्स या केमिस्ट्री के सवालों को भी हल करना शुरू कर दिया तो ये क्या हो गया, आपका अधिगम का स्थानांतरण हो गया। समझ में आ रहा है? अगर आपने दाएं हाथ से लिखना सीखकर बाएं हाथ से भी लिखना शुरू कर दिया तो वो भी अधिगम का स्थानांतरण हो गया। यानी कि हमने एक परिस्थिति में एक तरीके से कोई चीज़ सीखी और उसी को दूसरी परिस्थिति में हमने उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रयोग करना शुरू कर दिया तो वो कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण। बात करेंगे व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के समस्त शील गुणों का समन्वय ही, व्यक्ति के अंदर का जो समस्त गुण है वही सभी समस्त गुणों का समन्वय ही व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? तो शिक्षा जो है व्यक्ति के समस्त व्यवहारों का परिमार्जन करती है। ठीक है, तो समस्त व्यवहार या समस्त गुणों का परिमार्जन करना ही शिक्षा है। इस तरह से जब शिक्षा व्यक्ति के समस्त गुणों को बेहतर और अच्छा बनाती है, इसीलिए हम कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास करने में शिक्षा अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। या फिर हम यूँ कहें कि बिना शिक्षा के व्यक्तित्व का परिमार्जन अत्यंत कठिन कार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सही दिशा में व्यक्तित्व को ले जाना शिक्षा का ही कार्य है। अब क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि की कोई एक परिभाषा जो है आप बताइए। तो आपको यहाँ पर किसी एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की अलग अलग प्रकृति मानी है। किसी ने कहा कि बुद्धि जो है वो समायोजन की योग्यता है, किसी ने कहा बुद्धि जो है वह सीखने की योग्यता है, किसी अन्य मनोवैज्ञानिकों के समूह ने कहा कि ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के समूह ने बुद्धि की प्रकृति को अलग अलग तरीके से माना है। ठीक है, तो उन्होंने जिस प्रकार की प्रकृति बुद्धि की मानी है उसी अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं भी प्रस्तुत की हैं, है ना। तो उसमें कई परिभाषाएं हैं। यदि उन सभी परिभाषाओं को एकीकृत करके सम्मिलित करके देखा जाए तो अनेक परिभाषाओं को दिया है कई मनोवैज्ञानिकों ने। जैसे वैशलर ने बुद्धि की प्रकृति को या बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, है ना, बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वैशलर ने परिभाषा दी
और वो उन्होंने कहा कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो वेस्लर ने क्या किया, जितने भी मनोवैज्ञानिकों का समूह है जो कहते हैं कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, उन सभी को एक साथ मिला दिया और कहते हैं कि बुद्धि किसी व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है वेस्लर की है, इसको आप लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं आप लिखिए, है ना। शैशवावस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो शैशवावस्था जो है सबसे पहली अवस्था है, सबसे प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। शैशवावस्था जो है वो बालक की सबसे प्रारंभिक और पहली अवस्था है। तो इस अवस्था में बालक जो है, इसकी सबसे प्रमुख जो विशेषता आप देखेंगे कि दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसी? दोहराने की। ठीक है, बालक इस अवस्था में बहुत चीज़ रिपीट करता है, उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी? जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है, सीखने में तीव्रता होती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इस अवस्था में दूसरे पर निर्भरता, यानी बालक जो है अपने पर आत्मनिर्भर नहीं होता है बल्कि अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो कोई 2 ही विशेषताएं लिखनी थी यहाँ पर, तो इस तरह से आप कई विशेषताएं लिख सकते हैं। संवेगों का प्रदर्शन है, स्वप्रेम की भावना इसमें होती है, बालक सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, जिसे नर्सिसिज्म भी हम कहते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ने आत्म प्रेम को अपने से स्वार्थी होना, अपने लिए सोचना ही इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, नर्सिसिज्म। तो बालक जो है नर्सिसिस्टिक होता है कब? शैशवावस्था में। ठीक है ना। चलिए, तो 2 ही विशेषताएं लिखनी थी, तो दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, शारीरिक विकास इत्यादि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है समायोजन क्या है? समायोजन या एडजस्टमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, समायोजन से क्या तात्पर्य है? एडजस्टमेंट शब्द तो आपने सुना होगा, समायोजन शब्द भी सुना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी एक परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार सामंजित कर लेता है, तो वो समायोजन कहलाता है। और शिक्षा में समायोजन का अत्यधिक महत्व है ना। तो समायोजन से आप बस ये समझेंगे कि एक व्यक्ति एक परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, सामंजित कर लेता है, यही प्रक्रिया जो है वो समायोजन कहलाती है। ठीक, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा यहाँ पर आपको देनी है। व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व की कई सारी परिभाषाएं हैं, जिसमें से हम आइए एक या 2 परिभाषाओं का अवलोकन करते हैं। जैसे वुडवर्थ की जो सबसे परिभाषा है वो छोटी और एक अच्छी परिभाषा मानी जाएगी, है ना। व्यक्तित्व के बारे में वुडवर्थ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। हाँ, वुडवर्थ ने क्या कहा? व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता ही आपके व्यक्तित्व कहलाती है। इसके अलावा गिलफोर्ड ने भी कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, कई सारे गुणों का समन्वित रूप जो है वो व्यक्तित्व है। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी एक परिभाषा के द्वारा यहाँ पर व्यक्तित्व की परिभाषा आपको दे देनी है। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या है? ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, है ना। जब व्यक्ति किसी ज्ञान को, किसी कौशल को, किसी संप्रत्यय को सीख कर अपने व्यवहार में स्थायी रूप से शामिल कर लेता है, अर्थात अपने व्यवहार को पूर्ण रूप से बदल लेता है, तो यही अधिगम कहलाता है। ठीक है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है।
व्यवहार द्वारा व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिगम की बात जब भी की जाएगी तो व्यक्ति के अंदर कोई नया गुण, नया कौशल, नया ज्ञान या कोई नया संप्रत्यय सीखा जाना चाहिए, और इस प्रकार सीखा जाना चाहिए कि उसके व्यवहार में स्थायी रूप से बदलाव हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, तो वो अधिगम कहलाता है। ठीक, कल्पना क्या है? कल्पना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? कल्पना, या जिसे हम कहते हैं इमेजिनेशन। तो कल्पना, या आप यूँ कहें इमेजिनेशन शब्द भी आपने सुना होगा। जब आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमारे सामने नहीं है, तो वो कल्पना कहलाती है। अर्थात किसी भी अमूर्त वस्तु के संबंध में विचार करना ही कल्पना है। इसीलिए विलियम मैकडूगल ने कहा कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। परोक्ष माने जो सामने हमारे नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, उस यानी हमारे परोक्ष है। तो विलियम मैकडूगल ने कहा कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो संतुलन या इक्विलिब्रियम, तो अब जब कोई व्यक्ति अपने आंतरिक और बाहरी इच्छाओं, या यूँ कहें कि शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पक्षों को सामंजित कर लेता है, संतुलित कर लेता है, तो यही जो है वो एक संतुलन की अवस्था या इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक संतुलन, इन तीनों को क्या कर लेना? संतुलित कर लेना ही सामंजन या संतुलन कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम सामंजन कहते हैं, संजन भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए अधिगमांतरण क्या है पूछ रहा है। अधिगम का अंतरण दोबारा पूछ दिया एक ही प्रश्न को। अधिगम का अंतरण मतलब यही हुआ कि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को किसी दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर लेना। ठीक है, शैशवावस्था में शिक्षा किस रूप की होनी चाहिए? ठीक है, तो शैशवावस्था में शिक्षा जो है वो अनौपचारिक रूप से होनी चाहिए, और शैशवावस्था में बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षण दिया जाना चाहिए, और करके सीखने, अनुभव द्वारा इत्यादि सीखने के द्वारा जो है विद्यार्थी को शिक्षित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अनौपचारिक शिक्षा जो है विद्यार्थी को होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब जो विद्यालयों में ना हो, बिना किसी पाठ्यक्रम, बिना किसी नियम के विद्यार्थी जब भी सीखते हैं तो ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, और विद्यार्थी शैशवावस्था में इसी प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए, बच्चों को दी जानी चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब आगे बोल रहा है वैयक्तिक विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। शिक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता को शामिल किया जाएगा। पहले तो आप ये जानिए कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या होता है। तो फ्रांसिस गाल्टन नामक एक मनोवैज्ञानिक ने इस बात को सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार के गुण होते हैं, विशेष प्रकार के गुण होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है, उसकी तुलना किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास अपने गुण दोष और विशेषताएं होती हैं। यही संप्रत्यय है जो वैयक्तिक विभिन्नता का संप्रत्यय कहलाता है। फ्रांसिस गाल्टन ने इसको सबसे पहले दिया था। तो यदि हम इस संप्रत्यय को शिक्षा में लागू करते हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये प्रत्येक बालक जो है विशिष्ट है, उसके अंदर विशेष स्पेशल टाइप के जो हैं एबिलिटीज़ हैं, गुण हैं, और उसके गुणों के अनुसार ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यही जो है वैयक्तिक विभिन्नता का प्रभाव एजुकेशन में है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? किशोरावस्था में ये संवेगों की अवस्था है ना, तो इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप पुनः विद्यार्थियों के प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थियों का शरीर इस समय बदलता है, शारीरिक शिक्षा जो है इस दौरान दी जानी चाहिए। शरीर में होने वाले बदलावों के संबंध में से जानकारी दी जानी चाहिए, है ना। इसके अलावा उसके अंदर
आपराधिक प्रवृत्ति के विकास होने का भी भय होता है, तो उसे नैतिक शिक्षा, नैतिक गुणों, नैतिक आचरणों को सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। इस दौरान उनके अंदर कुछ कर गुजरने की जो है इच्छा होती है, कुछ काम करने की इच्छा होती है, अपने वो चाहते हैं कि उनकी बातों को लोग सुने, माने, तो उनकी बातों को भी वरीयता दी जानी चाहिए, उन्हें भी बोलने के अवसर दिए जाने चाहिए, कुछ करने के अवसर दिए जाने चाहिए, है ना। एक वो मंच उन्हें दिया जाना चाहिए जिससे वो अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ उनमें उनके व्यवहार को एक सही दिशा में मोड़ने के लिए, है ना, शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनका व्यवहार एक सही दिशा की ओर जाए, ठीक है। उनके अंदर वीर पूजा की भावना होती है इस आयु में, इसलिए किशोरावस्था में हमें विद्यार्थियों को अच्छे बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ाना चाहिए, अच्छे अच्छे ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहिए जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए एक बेहतर काम किया है ना, समाज के लिए अच्छा काम किया है, यानी कुछ ऐसे आइडियल लोगों के बारे में उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। और साथ ही साथ उन्हें रोजगार परक भी शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा उनको होती है ना, तो उनकी शिक्षा जो है भी रोजगार परक होनी चाहिए। तो ये कुछ शिक्षा का स्वरूप है जो किशोरावस्था में दिया जाए। अब बात आती है अवधान व अभिरुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अवधान का मतलब मैंने बता दिया, अटेंशन, किसी एक ही बिंदु पर ध्यान को केंद्रित रखना, वह अवधान है। अभिरुचि क्या है? किसी काम को करने की इच्छा जो है, किसी चीज़ को सीखने की इच्छा जो है वो अभिरुचि है। तो यहाँ पर अवधान और अभिरुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अवधान और अभिरुचि। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति एक हम ये कहें अवधान, जब ये शब्द हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि बालक उस बिंदु पर केंद्र अपने पूरे ध्यान को, समस्त अटेंशन जो है वो उसी पॉइंट पर, उसी बिंदु पर उसका है। इसका मतलब उस एक बिंदु पर वह अपना ध्यान क्यों केंद्रित करके रखा है? क्योंकि उसको सीखने में या उसको जानने में विद्यार्थी की रुचि है। जब भी हमारी रुचि किसी भी चीज़ में होती है, हम उसको ध्यान से सीखना या जानना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया कि अवधान और अभिरुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप अवधान कहते हैं तो उसके पीछे अभिरुचि पहले से ही छिपी है, या फिर जब भी आप अभिरुचि शब्द कहते हैं तो अभिरुचि का मतलब ही हुआ कि आप उस कुछ सीखना या ध्यान लगाकर सीखना चाहते हैं। यही चीज़ क्या है? अभिरुचि है। तो इसीलिए कहा गया कि अवधान और अभिरुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। इस आगे जो है बात की गई कि क्वेश्चन नंबर 34 में ये कहा गया कि स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। स्मृति के कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो स्मृति के कुल 4 कारक यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है अधिगम, मैंने आपको बताया इसके पिछले वाली वीडियो में भी। दूसरा है आपका धारणा या धारण कह सकते हैं। तीसरा है आपका पुनः स्मरण, है ना। और चौथा है आपका पुनः स्मरण के बाद जो है आखिरी आता है पहचान, रिकॉग्निशन, ठीक है। तो सबसे पहले सीखना और सीखी गई चीज़ को लंबे समय तक स्मृतियों में धारण करना, आवश्यकता पड़ने पर दोबारा याद कर लेना, और तुलना या पहचान करना स्मृति का। ये 4 कारक हो गए, ठीक है। प्रक्षेपी परीक्षण से क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेपी परीक्षण जो होते हैं यह आपके व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित, व्यक्तित्व के मापन से संबंधित परीक्षण होते हैं, जिसमें हम उन गुणों, व्यक्तित्व के उन गुणों का पता लगाने का प्रयास करते हैं जिन्हें वह विद्यार्थी या वो व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता है, अथवा वह स्वयं उसे व्यक्त नहीं कर पाता या व्यक्त नहीं करना चाहता है। उसे भी हम इन प्रक्षेपीय परीक्षणों के प्रयोग से हम जान लेते हैं, ठीक है। अर्थात व्यक्तित्व के अप्रत्यक्ष गुणों को, व्यक्तित्व की अप्रत्यक्ष विशेषताओं को, जिसे विद्यार्थी स्वयं या व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता है, उन गुणों को पता लगाने के लिए हम प्रक्षेपीय परीक्षणों का उपयोग करते हैं।
तो यहाँ पर कह रहा है कि दो परीक्षणों का नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, दो परीक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आप जो है इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण, है ना, याद रखिएगा, हरमन रोरशा का स्याही धब्बा परीक्षण या इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। और इसमें और दूसरा जो एक और है वह है TAT, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। यह भी जो है आपका एक प्रक्षेपीय परीक्षण ही है। समझ में आ गया। तो ये दोनों परीक्षणों के बारे में आप पढ़ेंगे और कम से कम नाम अवश्य ही याद रखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखिए हर साल जो है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीखने का वक्र, जब भी हम किसी भी नए ज्ञान को जानने या सीखने और उसमें लगने वाले समय या प्रयासों के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ जो है वो प्राप्त होते हैं 3 तरीके से, है ना। और जो ग्राफ का जो आकार होता है वही अधिगम का या सीखने का वक्र कहलाता है। तो 3 प्रकार के ग्राफ मिलते हैं, एक कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है और दूसरा जो ग्राफ मिलता है वो अंदर की ओर दबा हुआ ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो जो ऊपर की ओर उठा हुआ ग्राफ मिलता है उसको उन्नतोदर वक्र कहते हैं, अधिगम का वक्र। और जो नीचे की ओर दबा हुआ, देखिए अंदर की ओर दबा हुआ मिल रहा है, इसको बोलते हैं अवनतोदर वक्र। तो हमने यहाँ पर अधिगम और अधिगम में किए गए प्रयास अर्थात लगने वाले समय के बीच हमने ग्राफ यहाँ पर खींचा है। और एक तीसरा ग्राफ भी मिलता है जो दोनों का मिश्रित रूप है ना, दोनों का क्या है, मिश्रित रूप है। तो उसको कहते हैं मिश्रित वक्र। क्या है, मिश्रित वक्र, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं उन्नतोदर, उन्नतोदर। और इसको क्या बोलते हैं, अवनतोदर, अवनतोदर वक्र, ठीक है। चलिए, तो ये 3 प्रकार के वक्र हैं, तीनों का प्रकार का उल्लेख यहाँ पर आप कर देंगे। बाल विकास के एक क्षेत्र की बात कीजिए। तो बाल विकास का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो बाल विकास का क्षेत्र बालक के शारीरिक, मानसिक, है ना, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना, साथ ही साथ अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन करना, चिंतन, स्मरण, विस्मरण, व्यक्तित्व, बुद्धि इत्यादि का अध्ययन करना, सब बाल विकास के क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। तर्क क्या है और चिंतन क्या है, तो आइए इन दोनों को समझते हैं। तो तर्क और चिंतन जो है वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चिंतन को समझते हैं, ठीक है। चिंतन को हम समझेंगे कि चिंतन क्या है। तो देखिए, चिंतन जो है वह है जब भी आप किसी चीज़ के बारे में अमूर्त रूप से सोचते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब आप क्रियाओं की जगह पर मानसिक क्रियाओं का सहारा लेते हैं, अर्थात विचारों, संकेतों, चिन्हों या मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल जब करते हैं तो वो चिंतन कहलाता है, ठीक है। तो चिंतन क्या है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्रियाओं की जगह पर मानसिक क्षमताओं का, विचारों का, चिन्हों अथवा संकेतों का उपयोग करते हैं, वो चिंतन है। लेकिन तर्क क्या है, तर्क क्या है, तर्क जो है समस्या समाधान करने के लिए पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभवों का समायोजन है। यानी कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के संबंध में जो भी पूर्व अनुभव आपने ले रखे हैं उस पूर्व अनुभवों का उपयोग करके या पूर्व में किए गए उसी प्रकार के समाधानों का उपयोग करके नए समस्या का समाधान करने का जो विचार करना है वही क्या है, तर्क है, ठीक है ना। अर्थात तर्क में पूर्व अनुभवों सम्मिलित होते हैं, लेकिन चिंतन में सिर्फ और सिर्फ नवीन अनुभव ही सम्मिलित होते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया चिंतन और तर्क। अब आ रहा है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व जो है वो समस्त शील गुणों का समन्वित रूप है, ठीक है। ये व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व क्या है, परसोना शब्द से बना है ना। और परसोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा,
किससे बना है व्यक्तित्व? व्यक्तित्व जो है वो बना है परसोना से, ठीक है। और परसोना का अर्थ हुआ होता है मुखौटा, यानी ऊपर से जो व्यक्ति जैसा दिख रहा है, मुखौटा जैसा दिख रहा है, वही उसका व्यक्तित्व है। हालांकि एक अत्यंत संकुचित शाब्दिक अर्थ है, लेकिन व्यक्तित्व क्या है? समस्त गुणों का समन्वित रूप ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार से करेंगे? तो व्यक्तित्व मापन की कई सारी विधियां हैं। आत्मनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपीय विधि है ना। तो कई विधियां जो हैं यहाँ पर व्यक्तित्व के मापन की हैं। आप सभी विधियों का नाम यहाँ पर लिख देंगे, हमने ऊपर इसकी चर्चा भी की है, ठीक। सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सीखने की जो प्रभावशाली विधियां हैं वह आपके चर्चा विधि, सबसे प्रमुख बाल्यावस्था के लिए जो सबसे प्रमुख सीखने की जो विधि है वह है आपका करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जब व्यक्ति कोई भी कार्य को करके सीखता है तो वह सबसे प्रभावशाली माना जाता है। साथ ही साथ जो नवीन विधियां हैं सीखने की, जैसे समूह चर्चा विधि, वाद विवाद विधि, है ना, प्रत्यक्ष अनुभव अवलोकन विधि, शैक्षिक भ्रमण विधि, तो ये सब जो विधियां हैं वो सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं, जिसमें बालक स्वयं करके सीखता है, स्वयं के अनुभवों से जो है वो सीखता है। चर्चा व समूह, प्रश्नोत्तर इत्यादि विधियां जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज इस 2023 के पेपर का जो है एनालिसिस किया है, जिसमें हमने मनोविज्ञान के लगभग समस्त पहलुओं पर चर्चा जो है की है। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पिछले 3-4 सालों के पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एक अच्छा स्कोर जो है आप अपने एग्ज़ाम में पेपर में कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।